हेलो एंड वेलकम टू यूर एडुकेटर। और हम लोग कर रहे हैं नीट 2022 का रिवीजन, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और इसमें 20 क्वेश्चन का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे और इसके जरिए कंप्लीट चैप्टर का अपना रिवीजन हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन और चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है। The energy required for having a molecule at the surface of liquid is energy required for having a molecule at the surface पे रखेंगे तो कितना हो जाता है इसकी एनर्जी का, लेकिन यहाँ पे इसको रिलेट करना है इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ इवेपोरेशन। एक सिंपल सी बात होता है, इवेपोरेशन का मतलब होता है कंप्लीट जो मॉलिक्यूल हुआ इसको यहाँ से वेपर में कन्वर्ट कर देना है। एक मॉडल के अनुसार एक कॉन्सेप्ट दिया है, उस लॉजिक के हिसाब से बात करता है कि सरफेस जो मॉलिक्यूल होता है उसका 50% हिस्सा ऑलमोस्ट इनसाइड होता है और ऑलमोस्ट 50% हिस्सा इसका बाहर होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो एनर्जी चाहिए वो हो जाता है रफली हाफ ऑफ हीट ऑफ इवेपोरेशन। जो सरफेस पे रखना है, इवेपोरेट करना है मतलब कंप्लीट मॉलिक्यूल, और सरफेस पे लाना है तो सिर्फ आधा हिस्सा सरफेस के अंदर होता है और आधा ही सरफेस के बाहर होता है। तो एनर्जी का रफ एस्टिमेशन दिया जाता है हाफ ऑफ हीट ऑफ इवेपोरेशन होता है। ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा है, जस्ट कीप दिस रिजल्ट इन योर माइंड कि कितना होगा एनर्जी, हाफ ऑफ हीट ऑफ इवेपोरेशन के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है यूनिट कन्वर्जन पे बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल थिंग है। 1 ATM 1 mm ऑफ Hg 1 बार एंड 1 टॉर सबका वैल्यू कितना होता है। तो सबसे पहले बात, ये डेटा है, स्टैंडर्ड है, याद होना चाहिए। 1 ATM का वैल्यू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 ATM। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं 1 mm ऑफ Hg का बात करते हैं तो टॉर भी एक प्रेशर का यूनिट होता है और Hg भी प्रेशर का यूनिट होता है। तो इसको जब रिलेट करते हैं 1 mm ऑफ Hg होता है 133 पास्कल के बराबर होता है, एंड 1 mm ऑफ Hg का बात करते हैं ना तो ये 1 टॉर के बराबर होता है। ये 1 mm ऑफ Hg को हम लोग 1 टॉर भी लिख सकते हैं। वहीं पे 1 बार का अगर बात करते हैं तो ये कितना हो जाता है 10⁵ पास्कल होता है, एंड 1 टॉर की अगर हम बात करते हैं तो 133 पास्कल होता है, जो कि 10⁻² पास्कल दिया है, 10⁻7 दिया है, ये 10⁻4 दिया है। दे ऑल आर रॉन्ग एंड ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। So this unit conversion thing should be known to you and always in your mind. Next, moving ahead to the next question. Question number 3. Very simple question. We all know that pressure is defined as the force acting on the surface in perpendicular direction and area. These two things are known, then pressure P is equals to force divided by area. So it is the product of force and area, and both force and area are vector. Galat. Ratio of force which is a vector and parallel to the area and area. Galat. It is the ratio of component of force normal to area and area. ये exactly होता है। force कैसा लेना है, this force is normal. Normal means perpendicular. The force you are considering should be perpendicular, और ये force लेना है और एरिया का रेशियो निकालेंगे तो प्रेशर हो जाएगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो ऑप्शन नंबर सी, आई मीन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड, अलोंग ए स्ट्रीमलाइन फ्लो, सबसे पहली बात होती है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। लेट्स रिकॉल द आइडिया। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट की हम बात करते हैं पॉइंट पी, तो कोई भी फ्लूइड पार्टिकल जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, तो पॉइंट पी पे अगर स्पीड इसका v1 हो रहा है और इसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, तो कोई भी पार्टिकल व्हेन पासेस थ्रू पॉइंट पी विल हैव दिस स्पीड v1 इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो चेंज नहीं करेगा। तो फ्लो में अगर किसी गिवन पॉइंट का वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं करता है तो इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रीमलाइन। So along any streamline, velocity of fluid particle crossing a given point remains constant. Velocity of a fluid particle crossing a given point remains constant, only then it is known as the streamline flow. So in the given option, the velocity of all the fluid particle crossing a given point is constant. Option number 2 is most appropriate, so this one will be the answer for this question. Moving ahead to the next question, question number 5. Which of the following statement is incorrect? सबसे पहली बात ये प्रैक्टिस में रखना है कि जब करेक्ट या इनकरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो उसे इन सर्कल कर लेना, इसे घेर देना। ब्लड इज मोर विस्कस देन वाटर, करेक्ट। ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इज ग्रेटर एट द फीट देन एट ब्रेन, ऑब्वियस ही बात है कि पैर के पास क्या हो जाता है, पूरे बॉडी का तो वजन आ जाता है ना यहाँ पे, तो इस वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। सर के पास तो क्या होता है, सिर्फ एयर प्रेशर होता है, तो इसलिए जो पैर का प्रेशर होता है वो सर से ग्रेटर होता है, तो करेक्ट दिया है। Angle of contact in mercury with the glass is obtuse while that of water with the glass is acute. Yes, water का ऑलमोस्ट 0 डिग्री के आसपास लेते हैं और उसका 120 समथिंग होता है, 135, तो वो obtuse ग्रेटर देन 90 और ये लेस देन 90, तो ऑप्शन 3 भी करेक्ट है।
लेकिन बोला कि स्पिनिंग ऑफ क्रिकेट बॉल इन एयर फॉलोज ए पैराबोलिक पाथ, ये नहीं होता है, ये इसमें पैराबोलिक पाथ फॉलो नहीं होता है। इस जगह पे एक इफेक्ट आता है जिसको कहते हैं मैग्नस इफेक्ट कहते हैं, दैट इज एक्सप्लेन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नौली। जब ये बॉल मूव करना शुरू करता है तो इसका ऊपर का स्पीड कम ज़्यादा हो जाता है और नीचे का स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इस वजह से अपने रेगुलर पाथ से थोड़ा सा डेविएट करता हुआ चला जाता है। ये परफेक्ट पैराबोलिक पाथ को फॉलो नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा गया था कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर रीड्स द प्रेशर ऑफ a gas in an enclosure as shown in the figure. The absolute and gauge pressure of the gas in the enclosure is. सबसे पहली बात कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, तो किसी पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर अगर लिखते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, प्लस में कितना हो जाता है, रो जी एच होता है। और वहीं पे जब गेज प्रेशर की बात कहते हैं तो एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटाते हैं, तब जो बचता है इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोला करते हैं गेज प्रेशर कहा करते हैं, एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पे अगर निकालते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बोला कितना लेना है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लेना है, ठीक है, लिख दिया हमने। और यहाँ पे जो लिक्विड है इसका हाइट कितना दिया है, 20, तो ये लिखेंगे 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg। दिस इज द नेट प्रेशर, तो 76 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 96। एंड यहाँ पे हमें बात करें अगर एक्सेस प्रेशर की बात करें तो एक्सेस प्रेशर कितने की वजह से हो रहा है, 20 सेंटीमीटर की वजह से हो रहा है ना ये, तो गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर है एटमॉस्फेरिक को घटाएंगे तो ये कितने के बराबर है, 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जा रहा है ना। तो ये वो प्रेशर है जो कैसा है, अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक हो गया 20 और दूसरा हो गया 96। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूविंग on to the next question, streamline flow is more likely for liquid with। बहुत फैक्चुअल चीज है, स्ट्रीमलाइन किस फ्लूइड में पॉसिबल है, क्या हर एक टाइप के फ्लूइड के फ्लो में स्ट्रीमलाइन पॉसिबल है, तो कंडीशनल है। मोर लाइकली किस में होगा, तो बोला जाता है मोर लाइकली तब पॉसिबल है जब इसका डेंसिटी कैसा हो, लो हो जाए, लेकिन विस्कोसिटी क्या हो जाए, विस्कोसिटी का वैल्यू हाई हो जाए। डेंसिटी लो हो जाए एंड विस्कोसिटी हाई हो जाए तो फ्लो कैसा हो जाएगा मेरा, स्ट्रीमलाइन। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज low density and low viscosity, low density and high viscosity. So option number 4 is the correct answer for this question. So moving ahead to the next, the ratio of inertial force to the viscous force represents F inertial by F viscous। इसका यूज करते हैं रेशियो का, एक डायमेंशन लेस नंबर हमें मिलता है जिसे हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं, और इसका रेनॉल्ड्स नंबर का यूज़ करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि फ्लो किस टाइप का है। और इसका जो नंबरिंग होता है 1000 से, एक होता है 2000 का, और एक होता है रेशियो इसका 2000 से ग्रेटर का होता है। दिस वन इज ग्रेटर देन 2000। ग्रेटर देन 2000 जो होता है इसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ये बीच में जो होता है ये किसी टाइम टर्बुलेंट होता है और किसी टाइम स्टीडी होता है। एंड लेस देन 1000 होता है तो फ्लो कैसा होता है, स्टीडी। सो लेस देन 1000 में स्टीडी, 1000 से 2000 हो जाएगा अनस्टेबल, एंड ग्रेटर देन 2000 हो जाएगा तो टर्बुलेंट हो जाएगा, और इस नंबर को रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। और इसका यूज करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि फ्लो कैसा होगा यहाँ पे, और ये रेशियो होता है इनर्शियल फोर्स एंड द विस्कस फोर्स। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द रेनॉल्ड्स नंबर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनसेट ऑफ टर्बुलेंस इन द लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय। तो टर्बुलेंस जो होता है इसके लिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर। द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 2000 then the flow is turbulent. So the most appropriate answer for this question is option number 4, Reynolds number. It is used to decide the nature of flow. Flow is steady, unstable और turbulent. इसका use करके हम लोग decide करते हैं, उसको बताते हैं। Now moving ahead to the next question. A plane is in a level flight and each of its wings, ये मेरा plane हो गया, और विंग है, इसके एरिया कितना दिया है, तो एन एरिया ऑफ विंग इज गिवन एज 20 मीटर स्क्वायर। स्पीड ऑफ एयर इन द अबव पार्ट इज 80 मीटर पर सेकेंड, वाइल ऑन द बिलो पार्ट इज 70 मीटर पर सेकेंड। देन द मास ऑफ द प्लेन इज व्हाट। एक बेसिक सा पॉइंट है कि ये जो प्लेन है अगर ये एयर में मूव कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि नीचे की तरफ फोर्स लगेगा इसमें mg, और वहीं पे जो प्रेशर डिफरेंस होगा इसकी वजह से जो फोर्स लगा ऊपर में वो जगह प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, बिकॉज प्रेशर डिफरेंस का फोर्स कितना होता है, प्रेशर इक्वल्स टू हो जाता है फोर्स बाय एरिया। सो द वैल्यू ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेम लेवल पे दिया है,
तो सेम लेवल पे दिया तो बर्नौली इक्वेशन यूज़ करेंगे, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब क्योंकि सेम लेवल पे तो पोटेंशियल तो खत्म हो जाएगा ना, तो प्रेशर हो जाएगा P1 माइनस P2 और ये राइट साइड में कितना हो जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। एंड डेंसिटी ऑफ एयर इज गिवन एज 1 एंड स्पीड कितना है, तो एक साइड का 80 और एक साइड का 70 है, सो ये हो गया 80 स्क्वायर माइनस 70 स्क्वायर, सो द वैल्यू इज 1/2 एंड 80 स्क्वायर 6400 एंड 70 स्क्वायर 4900, सो द वैल्यू इज 1/2 एंड इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1500, तो ये वैल्यू कितना आ गया 750 आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मास का वैल्यू। अब बताओ फोर्स जब निकालेंगे तो मास mg इज इक्वल्स टू दिस प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, तो द वैल्यू ऑफ मास इज इक्वल्स टू प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय g, और प्रेशर डिफरेंस इज 750 एंड द एरिया इज 20 एंड द वैल्यू ऑफ g इज 10, दिस विल गेट कैंसिल आउट, सो द वैल्यू ऑफ मास इज 1500 kg। तो ये जो प्लेन यहाँ पे मोशन कर रहा है इसका मास कितना हो जाएगा 1500 kg हो जाएगा। सिंपली मोशन जब स्पीड चेंज करता है तो स्पीड बदलने की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे फोर्स लग जाएगा जो प्लेन है उसके विंग्स पे, और वो फोर्स उस प्लेन के ऊपर में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड उसको बैलेंस कर देगा और वो आराम से हवा में चल सकता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ एंड वी हैव कंप्लीटेड 50% क्वेश्चन, सो इफ यू हैव done till here then it's fantastic. Now moving ahead to the next part of the session where we will cover 10 more questions. So the question number 11 is, they are very basic question, which of the following instrument is used to measure the blood pressure in human। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बस याद होने की देरी है। जो ब्लड प्रेशर का मेजर करते हैं, आई नो बीइंग एन नीट एस्पायरेंट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस, इसको बोलते हैं स्फिग्मोमीटर कहते हैं। सो द ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा है बट एनसीईआरटी से डायरेक्ट है तो पूछ सकता है आपके एग्जाम में, सो इट बिकम्स रेलेवेंट फॉर यू। तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है इसका यूज़ करते हैं हम लोग प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो बॉडी का होता है उसको मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की बात करते हैं तो विस्कोसिटी दो तरह की चीज़ों का होता है, एक होता है लिक्विड का, दूसरा होता है गैस का। सॉलिड की तो बात करते नहीं है, एक हो गया लिक्विड और एक हो गया गैस। तो बोला जाता है कि लिक्विड के केस में इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट लीड्स टू, for the liquid increase in temperature leads to decrease in viscosity। वहीं पे गैस की बात करेंगे तो गैस में if you increase the temperature it leads to increase in viscosity। So these two acts differently। In case of liquid temperature increases, viscosity decreases. In gas temperature increases then viscosity also increases। So gas increases and liquid decreases। Option number 2 would be the correct answer। For the liquid viscosity decreases and for the gas viscosity increases। So the gas increases and liquid decreases। Okay, moving ahead, which of the following figures was shown below is correct reading for the steady flow of an ideal liquid। इसको बनाने के लिए दो बेसिक बातें हमको मालूम होनी चाहिए। एक होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दैट इज a1b1 इज इक्वल्स टू a2b2। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे जहाँ पे एरिया स्मॉल होता है तो स्पीड हाई हो जाता है, एरिया इज स्मॉल देन स्पीड इज हाई। तो ऑब्वियस ही बात है ये जो नैरो पोर्शन है इस नैरो पोर्शन का एरिया छोटा है तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सो ऑन ए गिवन लाइन अगर स्पीड बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, बिकॉज सेम लाइन पे तो पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज करेगा नहीं, दिस पोटेंशियल एनर्जी टर्म इज कांस्टेंट। सो हियर द इफ v इंक्रीजेज देन प्रेशर डिक्रीजेज, और अगर प्रेशर डिक्रीज करता है तो प्रेशर होता है रो जी एच, तो हाइट ऑफ लिक्विड होगा कॉलम का ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इफ यू इंक्रीज द स्पीड इट लीड्स टू डिक्रीज इन प्रेशर, और प्रेशर डिक्रीज हुआ इसकी वजह से लिक्विड होगा उसका हाइट क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। सो अगर यहाँ पे देखोगे तो इस जगह पे क्या हो रहा है, स्पीड का वैल्यू बहुत बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे v का वैल्यू हाई है, सब में हाई हो जाएगा, तो p का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा, और प्रेशर लो रखने के लिए जो लिक्विड कॉलम है इसका हाइट क्या होगा, इसके कंपैरिजन में लेस होगा। इसमें देखोगे तो ग्रेटर हो जा रहा है, इसमें देखोगे दोनों बराबर में चल रहा है, इसमें देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा दिया है। यहाँ सिर्फ केस दिया ऑप्शन नंबर 2 जिसमें जो सेकेंड लाइन है उसमें फर्स्ट लाइन के कंपेरिजन में लिक्विड का हाइट लेस है तो प्रेशर लेस हो जाएगा क्योंकि स्पीड का वैल्यू ज़्यादा है। सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
So now moving ahead to the next question. This is question number 14. When a drop of water splits up into the number of droplets, बोला कि आपके पास ऐसा बड़ा सा पानी का बूंद दिया है, इसको तोड़ दिया हमने, इसे छोटा 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 बूंद बना दिया। तो इससे क्या होता है कि इसे छोटे छोटे बूंद में जब कन्वर्ट करते हैं तो सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ऐसा हुआ ना, लकड़ी का पूरा पूरा ऐसा एक रखा हुआ क्यूब रखा हुआ मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो इसका सरफेस एरिया 6L² हो जाएगा टोटल। अब इसको तोड़ तोड़ के बहुत छोटा छोटा क्यूब बना दोगे ना तो टोटल सरफेस एरिया हमेशा बढ़ जाता है। तो स्प्लिट करने से सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, इसका मतलब सरफेस एनर्जी भी तो इंक्रीज कर गया। और सरफेस एनर्जी जब इंक्रीज कर गया तो ये कब पॉसिबल है? जब एनर्जी इंक्रीज करना है, मतलब आप यहाँ पे एनर्जी क्या कर रहा होगा, आपने एनर्जी सप्लाई किया होगा। सो स्प्लिट करने से क्या होता है, सरफेस एरिया विल इंक्रीज, एब्सोल्युटली करेक्ट। और एनर्जी सप्लाई किया मतलब एनर्जी इसने एब्जॉर्व किया, तो स्प्लिट होता है बड़ा सा बबल, उस केस में सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और एनर्जी एब्जॉर्व होता है। ऑप्शन नंबर 4। एक यहाँ पे टिप और आप जान लीजिए कि इस केस में वॉल्यूम की बात करते हैं, जब स्प्लिटिंग का बात होता है तो वॉल्यूम कंजर्व्ड होता है। इसमें एक बड़ा सा जो दिया है स्फीयर है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया 4/3 πr3 कैपिटल R रेडियस हो गया, और ये n नंबर ऑफ स्मॉलर में टूटता है, तो स्मॉलर का रेडियस स्मॉल r अगर हो गया तो बड़े वाले का वॉल्यूम 4/3 πr3 और n इंटू छोटे वाले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई स्मॉल r3। और यहाँ से स्मॉल r का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और बाकी सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला अगर हमको लगाना पड़े तो चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया हो जाता है। तो इस जगह से कितना सरफेस एनर्जी का चेंज आपको देखने को मिला, ये पॉइंट भी आ जाता है। तो ये चीज़ें आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये एडिशनल पॉइंट था, टिप था, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा तो आप बना सकते हो। यहाँ के लिए याद रखना है कि स्प्लिट किया सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा और इसके लिए एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये बोला हुआ है कि Which of the following statement is not true about the angle of contact? कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है? बोला है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द प्योर वाटर एंड ग्लास इज नियरली जीरो, ये एनसीईआरटी में दिया है, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास होता है, सो ये तो करेक्ट हो गया। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, देखो ये सेफ पॉइंट होता है, में लिखा है ना, मतलब इंक्रीज हो तब भी सही है, और में अगर नहीं इंक्रीज हो तब भी ये स्टेटमेंट को गलत नहीं बोला जा सकता है, बिकॉज में है, मस्ट नहीं बोला है। बोला कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कॉन्टैक्ट एंगल इंक्रीज करेगा तो सही चलेगा। बाकी ऑप्शन है उसको पढ़ते हैं। The angle of contact in liquid and solid is less than 90 degree then liquid spread on the surface, ये होता है, ये फैक्चुअल पॉइंट दिया है। लेस देन 90 डिग्री दिया तो स्प्रेड हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 है तो जैसे ट्यूब की बात करते हैं नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पे तो स्प्रेड नहीं हो जाता है, तो ये थर्ड ऑप्शन भी सही है। लेकिन ये बोला है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ सॉलिड टू द लिक्विड, नहीं, ये जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है, जैसे ये सॉलिड सरफेस हुआ अपना और आपने यहाँ पे लिक्विड को रख दिया, तो ये डिपेंड करता है इस बात पे कि ये जो टेंजेंट है यहाँ पे और ये एंगल कॉन्टैक्ट एंगल हुआ, तो डिपेंड करता है कि लिक्विड में कितना फोर्स है, सॉलिड लिक्विड कितना है, लिक्विड एयर कितना है, इस पर डिपेंड करता है। अब इसको इंक्लाइन करके रख दो, किसी तरीके से रख दो, ये फोर्स का नेचर तो नहीं चेंज करेगा ना, तो ये इंक्लिनेशन पे डिपेंड नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट, और हमसे पूछा है नॉट ट्रू, तो इस मतलब इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। A soap bubble is having internal and external radii as r and 2r respectively. If the surface tension of soap is T, then the access pressure inside the bubble. सबसे पहली बात है कि सोप बबल की हम बात करते हैं तो सोप बबल में डबल लेयर होता है, ये हुआ फर्स्ट और ये हुआ डबल, क्योंकि रेडियस अलग अलग दिया है तो इसको अलग अलग देखेंगे। फर्स्ट का रेडियस r दिया हुआ है और आउटर का रेडियस कितना दिया है, इसका रेडियस 2r दिया हुआ है। यहाँ का प्रेशर अगर P1 लेते हैं और बाहर का प्रेशर P3 लेते हैं तो ये हमें निकालना है, और बीच का प्रेशर ले लिया P2। सो वी हैव टू कैलकुलेट प्रेशर P1 माइनस P3। एक फॉर्मूला याद रखना है कि कहीं भी सिंगल सरफेस अगर हो, एक सिंगल लेयर हो, सिंगल सरफेस हो, तो चेंज इन प्रेशर का वैल्यू होता है कितना, 2T डिवाइडेड बाई R हो जाता है सिंगल सरफेस के लिए। इसीलिए सोप में क्या होता है, डबल सरफेस होता है, तो कितना लेते हैं हम लोग, 4T बाई R कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। लेकिन अब ये जो दिया है, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग दिया है, तो इसको बेसिक इक्वेशन लगाना पड़ेगा। जैसे प्रेशर डिफरेंस लिखेंगे 3 और 2 की बात करेंगे तो 2 ऑब्वियस ही बात है ग्रेटर होगा, तो प्रेशर इन 2 माइनस प्रेशर इन 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2T डिवाइडेड बाई 2R हो जाएगा। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। और फिर ये फर्स्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, प्रेशर अंदर का 1 है और बाहर का 2 है, तो P1 माइनस P2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2T बाई R हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सो इफ यू ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 देन यू विल फाइंड P2 विल गेट कैंसिल आउट। सो फाइनल इक्वेशन P1 माइनस P3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2T बाई 2R प्लस 2T बाई R। अगर यहाँ से 2T को हम कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा,
2t/r को कॉमन करते हैं, 1/2 प्लस कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो वैल्यू हो जाएगा 2t/r और ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिफरेंस इन दिस केस इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो वैल्यू हो जाएगा 3t/r हो जाएगा। तो प्रेशर डिफरेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा 3t/r। So we have completed 16 question. Now moving ahead to the question number 17, and it says that when a capillary tube is dipped in a liquid, the liquid rises to a height h in the tube. The free liquid surface in the tube is hemispherical in shape. मतलब अगर राइज करता है तो लिक्विड ट्यूब में कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये ऐसा बेंड किया हुआ रहता है। ठीक है, हमने भी लिक्विड यहाँ पे ऐसा बना लिया है, कंटेनर को रख दिया। अब क्या होता है कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हमने कैलकुलेट किया होगा, ये कुछ हाइट एच का वैल्यू आएगा। बोला ट्यूब इज नाउ पुश्ड डाउन, इसको नीचे की तरफ कर दिया गया। द हाइट ऑफ ट्यूब आउटसाइड द लिक्विड इज लेस देन एच। अब बोला कि इतना अंदर कर दिया ना कि ये जो बाहर का हिस्सा है ना वो कुछ कम हो गया, मतलब ये जो ट्यूब है ये कुछ इतना ही आ गया, पूरा पूरा पानी के अंदर चला गया और ये ऐसा बन गया, मतलब ये पूरा पूरा सरफेस पे चला गया, ये जितना था इससे भी कम हो जाएगा। तो क्या पानी बाहर आएगा लिक्विड से? देखो लॉजिक याद रखना है, नेवर ओवरफ्लो, नेवर ओवरफ्लो। ट्यूब से पानी कभी भी बाहर नहीं निकलता है, बाहर कभी भी नहीं निकलेगा, जैसे भी एडजस्ट कर जाए, कितना भी हो जाए। इनसफिशिएंट हाइट का अगर ट्यूब है, इनसफिशिएंट अगर हाइट दिया हुआ है, इसमें भी कभी भी ओवरफ्लो नहीं करता है, बाहर नहीं निकलता है। हाइट इस तरीके से एडजस्ट करता है कि ये जो मेनिस्कस बन रहा है, ये ऊपर का जो सरफेस है, इसके रेडियस को एडजस्ट करता है, सो दैट ये जितना ट्यूब का हाइट है उतना ही में एडजस्ट करता है, लिक्विड कभी भी बाहर नहीं आएगा। इवन अगर जो ट्यूब है उसका हाइट इनसफिशिएंट दिया है, लिक्विड विल कम्स आउट, बिल्कुल गलत है। लिक्विड विल ओज आउट ऑफ द ट्यूब स्लोली, एकदम गलत है। फ्री लिक्विड सरफेस इनसाइड द ट्यूब रिमेन हेमिस्फेरिकल, नहीं, जैसा है वैसा नहीं रहेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाएगा। Liquid will rise to the top of capillary tube, increase the radius of curved surface and stays there. Option 4 is correct. जितना इस ट्यूब का हाइट होता है यहाँ टॉप तक लिक्विड पहुँच जाता है और अपने रेडियस को थोड़ा सा क्या करता है, ये कर्व कर लेता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है और एडजस्ट करने से यहाँ पे आप देखेंगे तो जो लिक्विड है उससे ओवरफ्लो जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। ओवरफ्लो कभी होता है नहीं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, dynamic lift of a ball is due to, so what is the reason for the dynamic lift? तो ये होता है हमारा मैग्नस इफेक्ट होता है, इसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन और वहीं से आता है मैग्नस इफेक्ट। रूल कहता है कि कोई भी ऐसा बॉल है, स्पिनिंग बॉल होना चाहिए, तो इसके ऊपर में वेलोसिटी बात करेंगे तो v प्लस आर ओमेगा हो जाएगा और वहीं नीचे में बात करेंगे तो v माइनस आर ओमेगा हो जाएगा। v से जा रहा है, साथ में ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ड्यू टू दिस वेलोसिटी डिफरेंस, ऊपर का स्पीड ज़्यादा, नीचे का स्पीड कम, मतलब ऊपर का प्रेशर P1, नीचे का प्रेशर P2। ऊपर का स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब प्रेशर कम हो जाएगा, और नीचे का स्पीड कम तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो इस पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और अपने रेगुलर पाथ से डेविएट करना शुरू कर जाएगा। तो पैराबोलिक पाथ ये नहीं होता है और जिस इफेक्ट का यूज़ करके एक्सप्लेन करते हैं उसे हम लोग मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। मूविंग अहेड टू द 19th नंबर क्वेश्चन, इट्स नॉट 19, इट्स 20th नंबर क्वेश्चन। It says that a solid sphere falls with a terminal velocity. A solid sphere falls with a terminal velocity v in air. It is allowed to fall in a vacuum. सबसे पहली बात होता है कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। टर्मिनल वेलोसिटी होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी विस्कस मीडियम में मोशन करना शुरू करता है, उस केस में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होता है और ऊपर की तरफ एक विस्कस फोर्स लग रहा होता है और साथ ही साथ इसमें बाइंड फोर्स एक लग रहा होता है Fb। अब एक ऐसा टाइम आता है, बिकॉज विस्कस फोर्स का जो वैल्यू होता है ये स्पीड डिपेंडेंट होता है, तो स्टार्टिंग में स्पीड कम होता है, विस्कस फोर्स का वैल्यू कम होता है, समय के साथ स्पीड बढ़ते जाता है, विस्कस फोर्स बढ़ते जाता है और एक टाइम आता है जिस वक्त इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना हो जाता है, 0, और उस टाइम पे जो v हो जाता है ये कांस्टेंट हो जाता है और जिस कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है इसे हम लोग टर्मिनल स्पीड कहते हैं। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम मूव कराते हैं, वैक्यूम में अगर चले जाते हैं, तो इस केस में आप देखोगे तो वैक्यूम में तो कोई मीडियम है ही नहीं। तो जब मीडियम नहीं है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ लगा वेट इक्वल्स टू mg, इस पर ना तो लगा बाइंड फोर्स और ना ही लगा विस्कस फोर्स। तो क्या कोई कंडीशन है जिस वक्त नेट फोर्स 0 हो जाए? नहीं। तो कभी भी ये टर्मिनल वेलोसिटी को अटेंड ही नहीं करेगा, हमेशा नीचे की तरफ ही आते रहेगा, कभी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड इसका बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, कांस्टेंट कभी भी नहीं होगा। ये इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन था। एंड नेक्स्ट टू द एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन।
Soap in tree rises in a system of capillaries of radius r is given to you, and the surface tension of soap is this much, then contact angle is 0, then a maximum height with which the soap can rise in the tree through capillary action is. Direct formula based question hai, and this will help you to revise the basic formula. H is 2t cos theta divided by rho rg, and once you put the value 2, value of surface tension is 7.28 into 10 to the power minus 2, cos 0 degree is 1, divided by density is how much? 1000. Radius of the tube is 2.5 into 10 to the power minus 5, and value of acceleration due to gravity is 10. So if you do the calculation, just it is not mentioned, then consider this value 9.8, so that you will get the most appropriate answer. Just take this 9.8, and on doing the calculation you will get the value, and which is close to 0.59 meter. So this is the height of liquid raised in the tube. ये सिंपल फॉर्मूले का एप्लीकेशन था कैपिलरी एक्शन का यूज करके. तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड 20 क्वेश्चन फ्रॉम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, एंड दिस चैप्टर इज डन as per the question from NCERT. And if you find these contents relevant and it is helping you in your preparation, then do consider subscribing this channel and sharing with others. Thank you.